गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम इन बीपीएससी गुरु। आज हम 66 बीपीएससी मेंस कमिंग एग्ज़ाम जो होंगे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो सीरीज चला रखे थे, आईआर का कंटिन्यू कर रहे थे, इकोनॉमिक कंटिन्यू कर रहे थे, साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ कवर किए थे। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ईमेल इस प्रकार से आ रहे हैं कि हम तो आप जब किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तब तो फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि उसी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाए तब फिर पाई चार्ट डायग्राम कैसे बनाएं, कैसे अपना आंसर राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाएं। तो आप अगर मॉडल आंसर को लिखकर अगर देते हैं तब उससे पता चल सकता है कि किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक इकोनॉमी का एक क्वेश्चन लाने का कोशिश किया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बार के कमिंग एग्ज़ाम में। क्योंकि कोविड के कारण जो है एक रिपोर्ट आई जिसके कारण यह पता चला कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड के कारण पॉवर्टी की जो लेवल है और वह काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी पॉवर्टी, गरीबी की जो संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा तीव्रता देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। ऑब्वियस सी बात है कि कोविड के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों को काम धंधा चौपट हो गया, तो इकोनॉमी में बड़ा डिसरप्शन हुआ। इसके वजह से पॉवर्टी तो लेवल बढ़ना ही तय था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक मॉडल क्वेश्चन आंसर लाए हैं कि भारत में गरीबी अनुमान को लेकर बनाई गई जो समितियां को चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों को व्याख्या करें। साथ ही भारत सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में आप देखें कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे कीवर्ड पर अगर फोकस करें तो पहला तो कीवर्ड है कि गरीबी के बारे में बात कर रहा है। अब गरीबी अनुमान को लेकर, यानी गरीबी जो होता है एग्जैक्ट फिगर नहीं है। हमारे देश में कितना गरीबी है आज तक कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एक अनुमान है, एक प्रेडिक्शन लगाया गया है कि हमारे देश में इतना गरीबी है विभिन्न कमेटियों के द्वारा। तो उसी को अनुमान के लेकर जो विभिन्न समिति या कमेटी बनाई गई है उसको आपको चर्चा करना है। उसके बाद आपको देखिए इसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल कारक है, यानी पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कारक पर फोकस करना है, यानी की पॉइंट 2 हो गया मेरा। उसके बाद भारत सरकार ने इस समस्या का मतलब कि गरीबी को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, इसकी व्याख्या करना है। और इस समस्या को समाधान करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम जो सरकार चलाई है। और लेकिन यह मेरा 3 डायमेंशन होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेकिन इसके अलावा भी हमें जो क्या इंक्लूड करना रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यह तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया कि समस्या को समाधान के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम चलाए, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल कारक है और गरीबी क्या है, और गरीबी को लेकर अनुमान को लेकर कौन कौन सी समितियां बनाई गई, ये उन समितियों का आप चर्चा कर देंगे, मुझे इतना तो पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो नहीं किया जाता है बहुत सारे दोस्तों के द्वारा, वह यह नहीं किया जाता है कि आप अपने तरफ से कुछ सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा मेजर सजेस्टिव कर सकते हैं ताकि गरीबी को कम किया जा सके, ताकि आपका आंसर जो होना चाहिए एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर झलक दिखाई दे कि आप में सोचने समझने की तर्क शक्ति है। आप सुझाव दे सकते हैं अगर कोई समिति में आदि आपको रखा जाता है, यानी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी आशावादी सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा गरीबी जो है वो कभी नहीं समाप्त हो सकती, ऐसा न कह देना है। एक ऐसा सॉल्यूशन देना है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि ग्राउंड रियलिटी को कंसिडर किया जा रहा है, और इसमें क्या होगा कि आपका आंसर जो है वेल डिफाइंड होगा। दूसरी बात यह भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न का जब भी आप आंसर लिखें तो सजेशन निश्चित तौर पर 2-3 सजेशन जरूर दें, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा क्यों न गया हो। उससे क्या होता है कि आपका आंसर में सोचने समझने की जो तर्क शक्ति है उसको बढ़ाता है, और इससे ही आपका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी बात है कि निष्कर्ष निश्चित रूप से दें। किसी भी समस्या का समाधान और निष्कर्ष ही आपके आंसर का मेन फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम, जैसे हम टॉपिक पढ़ाते थे, जैसे ब्रिक्स पढ़ाए या फिर साइंस टेक्नोलॉजी के कोई चैप्टर पढ़ाए, तो उसमें तो हमने फ्लो चार्ट बताया। लेकिन यदि इस प्रकार के अगर प्रश्न आए तो उसमें कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए गरीबी पहले ऊपर हेडिंग दे देंगे और उसके बाद लिखेंगे इंट्रोडक्शन या परिचय। उसके बाद हम देखेंगे कि गरीबी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम
उसके बाद भारत में गरीबी के अनुमान को लेकर जो समितियां बनाई गई, यानी भारत में गरीबी अनुमान। उसके बाद हम बात करेंगे कि गरीबी के कौन से कारण हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। उसके बाद गरीबी उन्मूलन को लेकर गवर्नमेंट ने कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे, मेरा नेक्स्ट होगा, और वह समस्या को समाधान करने की क्या चुनौतियां हैं। अब देखिए, कोई भी समस्या है तो उसको समाधान करने में कोई ना कोई चुनौतियां तो आ रही होगी, तभी तो गरीबी खत्म नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि गरीबी उन्मूलन के इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि ध्यान रखें, यहाँ तक आपका क्वेश्चन का पूछा गया पार्ट है, उसका आंसर हो रहा है। यहाँ तक अधिकांशतः दोस्त के द्वारा यह आंसर तो किया जाता है, लेकिन यह जो 3 पार्ट है इसको नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ये पूछा गया है कि समस्या का समाधान के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौती नहीं पूछा गया, लेकिन आपको एक एक लाइन में 2-4 पॉइंट इस तरह से बता देना है फ्लो चार्ट पर ही कि समस्या तो समाधान करने के गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिसके कारण समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, तब फिर आप समस्या का समाधान तब आप बताएंगे कि समस्या का क्या समाधान हो सकता है। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप निष्कर्ष लिखे तो उसमें यह झलक दिखाई देना चाहिए कि ये आशावादी है। दूसरी बात, उन चीज़ों को आप नहीं निष्कर्ष में दे सकते हैं जो चीज़ आप ऊपर लिखे हैं, बल्कि यह रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि निष्कर्ष पढ़कर भी उसे यह अनुमान लग सके कि नहीं, इसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया गया है, यानी कि गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। देखिए, जब संविधान सभा को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के समक्ष जो कुछ समस्या थी, उसमें 4 समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाले थे। एक बात उन्होंने कहा था, निर्धनता। दूसरी, अज्ञानता। तीसरा, रोग, जिसको हम लोग हेल्थ कहते हैं या डिजीज कह सकते हैं, हालांकि स्वास्थ्य को लेकर हमने डिजीज के संदर्भ में बोला। उसके बाद अवसर की असमानता की उन्मूलन, यानी कि जो अवसर की जो असमानता है उसका उन्मूलन होना चाहिए, यह एक समस्या है। यानी कि अवसर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए, यानी अगर असमानता है तो उसको समाप्ति किया जाना चाहिए। यह हमारे देश की क्या है, 4 प्रमुख समस्या। और यह 4 प्रमुख समस्या आज भी क्या समाप्त हो चुकी है? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन हम यह चर्चा नहीं करना है, ये तो हम बैकग्राउंड बता रहे हैं। अब देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गरीबी आज भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसी में से गरीबी है। और यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, यह बात ध्यान रखें। और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ऐसी भी बात नहीं है कि सरकार इसको समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, गंभीरता से ले भी रही है। और इस समस्या को समाप्ति के लिए वैश्विक स्तर पर, देखिए अब यहाँ पर ही आपका आंसर जो होता है सबसे अलग बनाता है। वैश्विक स्तर पर, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने बता दिया, अपनी सरकार की तारीफ कर दिया, क्या वैश्विक स्तर पर भी कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे कि भूखमरी समाप्त किया जाए? तो आप देंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य, जो एजेंडा 2015 में अडॉप्ट किया गया था। 2015-2000 से 30 तक इसको फुलफिल करना है। इसमें कुल 17 एजेंडा है, 167 गोल है। तो 167 ऐसा सब टाइप से जिसको अचीव करना है। तो उसी में से एक गरीबी है, लक्ष्य नंबर 1 में ही गरीबी है, उसमें गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित किया गया। अब देखिए, आपको खुद लग रहा होगा कि हमको पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड को पढ़ने से ही क्या पता चल रहा है कि नहीं, यह बच्चा में बहुत कुछ लिखने की कैपेसिटी है, सोचने की कैपेसिटी है, और एक अच्छा आंसर बता सकता है। क्योंकि जब पृष्ठभूमि ही इतना बेहतर होगा तो आंसर इसका क्या, यानी फिल्म का अगर टेलर ही बेहतर हो तो फिल्म कैसा होगा, मूवी कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे अब बढ़ाते हैं कि गरीबी आखिर क्या है। देखिए, गरीबी एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। अब देखिए, यह जो आंसर है ना, इसको आप रट जाएंगे कि यह जो डिफिनीशन दिया गया है, ये बहुत ही सटीक डिफिनीशन दिया गया है। इसको आप एकदम माइंड में मेकअप कर लें कि इसको हमको लिखना ही है। और योजना आयोग के अनुसार, अब देखिए, ये तो गरीबी का हमने डिफिनीशन दे दिया, ये क्या हुआ, एक कंक्रीट डिफिनीशन हुआ। लेकिन अब हम इसी में हमको अपना स्किल्स दिखाना है कि यह तो मेरा है, हम यह बता रहे हैं। लेकिन योजना आयोग क्या मानता है? योजना आयोग के अनुसार कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
अगर आपको पोषण न प्राप्त हो तो उसे सामान्यतः व्यक्ति को गरीब मान लिया जाता है। यानी कि आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि योजना आयोग के अनुसार प्री में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र। अब आपको लग रहा होगा कि शहरी क्षेत्र के लोग तो ज़्यादा पोषण चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र को तो कम चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, जबकि शहर के जो लोग होते हैं यानी कि जो अर्बन बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें सॉफ्ट वर्क करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको मिट्टी की कटाई करनी पड़ती है या फिर ईट, हालांकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शहरों में भी होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तुलनात्मक रूप से सॉफ्ट है बनिस्पत की अगर मैं बात करूं मिट्टी कटाई या फिर अन्य भी कई सारे कठोर कार्य हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में किसान को द्वारा खेती करना, कुदाल चलाना, ये सब बहुत ही कठिन काम होते हैं। तो इसीलिए इन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए भारत में गरीबी, अब मेरा क्वेश्चन का पार्ट आ रहा है कि गरीबी का अनुमान। देखिए भारत में गरीबी अनुमान करने को लेकर कई सारी समितियां बनाई गई है, मुख्यतः 6 समिति बनाई गई और इसमें आप चर्चा कर दीजिएगा सिर्फ कि योजना आयोग कार्य समूह 1962, BM दंडेकर कमेटी और AN रथ की कमेटी था 1971 में बना था, अलग कमेटी 1979, लकड़वाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी 2009 और रंगराजन कमेटी 2014 में बना था। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, नहीं, इसमें से कुछ समितियों के बारे में चर्चा कर दीजिए जो लेटेस्ट है और सरकार जिस पर अधिक बल दिया है। जैसे कि लकड़वाला कमेटी 1993 में बना था। तो इस समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धनता का आधार बनाया था। इनके अनुसार 1993-1994 में लगभग 45.3% गरीब लोग थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पर अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 45.3% लोग गरीब थे, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात किया जाए तो 50.1% और शहरी क्षेत्र में अगर बात किया जाए 31.8% लोग गरीब थे, इनके अनुसार लकड़वाला कमेटी। अब देखिए हमने डेटा का भी प्रयोग कर दिया, समिति का भी प्रयोग कर दिया और उसके साथ वर्ष का भी प्रयोग कर दिया। इससे क्या होता है कि न सिर्फ हम टॉपिक को पढ़ें बल्कि गहनता के साथ इसको समझे हैं और हम डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। डेटा ही वैल्यू एडिशन दिवाएगा, आपको मार्क्स इंक्रीज करवाएगा और अधिक डेटा को भी नहीं भर देना है। हम जितना काम था उतना ही डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा था सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो इंपॉर्टेंट में है और सरकार इसी कमेटी पर अधिक बल दे रही है। 2009 में सौंपे गए अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये खर्च एवं शहरी क्षेत्र में 33 रुपये से कम खर्च करने वाले अगर व्यक्ति हैं तो उन्हें गरीब माना गया। और इनके अनुसार 2009-10 में भारत में गरीबी 29.8% था, जबकि यही 2011-12 में घटकर 21.9% हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि गरीबी घटा 2009-10 के तुलना में 2011-12 में 21.9% हो गया, 29 इतना जल्दी इतना कम क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी हुई, बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए। इसका कारण यह हुआ कि यह भारत में गरीबी काफ़ी तीव्र रूप से कमी हुई। अब अगर मैं बात करूं रंगराजन कमेटी के अनुसार जो है सरकार गरीबी रेखा को नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। देखिए रंगराजन समिति जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके अनुसार गरीबी रेखा का जो पैमाना माना गया, अनुमान लगाया गया, उसमें संख्या अत्यधिक आ रहा था। इसी कारण इस समिति की रिपोर्ट को सरकार ने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जब हमारे देश में गरीबी की संख्या अगर अधिक होगी तो सरकार को अधिक वेलफेयर स्कीम चलाने पड़ेंगे, तो अदर एक्टिविटी पर सरकार का ध्यान हट जाएगा और सारा वेलफेयर स्कीम पर जाएगा, तो इससे सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा। तो सरकार नहीं चाहती है कि गरीबी का पैमाना जो है बड़ा लेवल पर दिखाया जाए, बल्कि कम से कम दिखाया जाए और सरकार के द्वारा कम से कम प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए ताकि उनका रेवेन्यू जो है बच सके, यानी कि फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। तो सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट को नहीं माना। इस समिति ने प्रति माह शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये या प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि 47 रुपये से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीब माना गया और इसके आधार पर 2009-10 में गरीब 38.2% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। जबकि अगर मैं 2011-12 की बात करूं
तो यह घटकर 29.5% हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया ना, कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो 29.5% 2009-10 में था और अब घटकर 21.9% हो गया है। जबकि अभी इनके द्वारा जो रंगराजन समिति है, इनके द्वारा अभी भी कितना बताया जा रहा है, 29.5% अभी 2011-12 के लेवल पर। अब देखिए, यह तो हमारे अनुमान हो गया, इससे बहुत सारा चीज़ पता चल गया, आंसर बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए, भारत में गरीबी के कारण क्या रहे। भारत में गरीबी के भी कई सारे कारण रहे। अब कारक चूंकि प्रश्न में ही पूछा, और वह है आर्थिक कारण। दूसरा अगर बात किया जाए, देखिए अब यहाँ पर फ्लो चार्ट बना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे आंसर को, वैसे वैसे फ्लो चार्ट को बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको न बताइएगा भी, क्वेश्चन आंसर न भी अगर एग्जामिनर पढ़ना चाहेगा, फिर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पढ़िए। हम पॉइंट वाइज में बताए हैं और अट्रैक्ट बनाने की कोशिश किए हैं। आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, शैक्षणिक कारण है, राजनीतिक कारण है और आधारभूत संरचना के अभाव के कारण भी रहा है। अब इसी में बहुत सारे दोस्तों का ऐसा डिमांड होता है कि भाई हम आंसर को क्या पॉइंट वाइज में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें। देखिए, आप दोनों को अगर मिक्सअप अप्रोच अपनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा माना जाता है आंसर। पॉइंट वाइज आंसर बीपीएससी में बहुत कम हो पाता है, उसमें पैराग्राफ का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बीच में अगर पॉइंट, अगर आपके पास समय कम हो, तो ऐसी स्थिति में आप पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अब आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, शैक्षणिक कारण, राजनीतिक कारण और आधारभूत संरचना, इस सभी को पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट वाइज में अब आप इंग्लिश मीडियम का अप्रोच अपनाएं तो बेहतर होगा। देखिए जैसे हम करते हैं, आर्थिक कारण में देख दिए कि अब खट हम पॉइंट दे दिए कि आय की असमानता। अब समझ गया, इसी से समझ गया कि इसको जानकारी है। बेरोजगारी की उच्च दर और रोजगार की कमी, वैकल्पिक रोजगार स्रोतों का अभाव, कृषि के ऊपर अत्यधिक निर्भरता है, पूंजी निर्माण की कमी है, औद्योगिक पिछड़ेपन। अभी यह सब क्या हुआ, आर्थिक कारण हो गया। इसको पॉइंट वाइज में लिख दिया और पढ़ने वाले को भी सहूलियत हुई। जहाँ हमें पैराग्राफ की आवश्यकता थी, टाइम को सेविंग करना है, सब चीज़ ध्यान रखना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, इस तरह से आंसर लिखे। अब सामाजिक कारण में जैसे बताए कि जनसंख्या के अति दबाव, यानी अत्यधिक जनसंख्या का होना भी क्या कारण बन रहा है, गरीबी का कारण बन रहा है। जाति व्यवस्था में विश्वास के कारण, जो हम परंपरागत व्यवस्था में अभी भी लगे हुए हैं, जिसके कारण भी यह क्या है, सामाजिक कमियां हैं, जिसके कारण गरीबी बनी हुई है। समाज में दिखावा अत्यधिक, यानी समाज में दिखावे पर अत्यधिक फोकस किया जाता है, जिसके कारण भी गरीबी बनी हुई है। अब अगर मैं बात करूं शैक्षणिक कारण में, तो अज्ञानता और अशिक्षा है। अशिक्षा हमारे देश में नहीं, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, जिसके कारण भी गरीबी है। परंपरागत कृषि व्यवस्था, आज भी हम क्या करते हैं, परंपरागत विधि द्वारा ही कृषि करना चाहते हैं, जबकि जैविक कृषि का डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हम फिर भी जैविक कृषि की ओर जोड़ नहीं दे रहे हैं। या फिर हम फार्म के सेक्टर में ही, जैसे कि फार्म विथ लाइव स्टॉक, जैसे कि हम फार्म करने के साथ मछली पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अधिक होती है, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कम उपयोग कर रहे हैं। एसटी मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये शेड्यूल ट्राइब के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। राजनीतिक कारण में आप जान रहे हैं कि लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत शिकार रहा है। वंचित लोगों में सशक्तिकरण व जागरूकता का भी अभाव रहा है, अवेयरनेस की कमी है, एम्पावरमेंट की कमी है, खास करके निम्न वर्ग के लोगों में। अब वंचित वर्ग में निम्न वर्ग के लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि इसमें डिसेबल्ड पर्सन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, महिलाएं, और SC ST यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC इकोनॉमी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो ये सब वंचित वर्ग के लोग आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्वतंत्र भारत में योजनाओं के क्रियान्वयन में भी राजनीतिकरण काफ़ी ज़्यादा होता है। देखते होंगे कि जब वो गवर्नमेंट आती है तो कुछ और प्रोग्राम ले लाती है, गवर्नमेंट आती है तो कुछ और प्रोग्राम, तो ये कारण भी रहा है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो आधारभूत संरचना का अभाव। अब देखिए, स्वास्थ्य का बेहतर ना हो पाना, सरकारी योजनाओं तक पहुंच सभी लोगों को ना हो पाना, एक कारण रहा है। अब देखिए, समस्या के समाधान हेतु सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, अब ये भी प्रश्न में पूछा गया। तो एक तो है समृद्धि आधारित रणनीति अपनाई गई है सरकार के द्वारा, यानी ग्रोथ पर फोकस किया गया। दूसरा है निर्धनता निरोधी योजनाएं भी चलाई गई है। अब देखिए, समृद्धि आधारित रणनीति में सरकार ने इसके जरिए सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय दोनों वृद्धि करने पर बल दे रही है। जबकि निर्धनता निरोधी योजनाओं में सरकार लक्षित समूहों को ध्यान में रखकर, यानी टारगेटेड ग्रुप को विभिन्न योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही है। यह क्या है, सरकार का कार्यक्रम। लेकिन इसके अलावा और भी कार्यक्रम है, जैसे देखें, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार प्रोत्साहन करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
उसके बाद मनरेगा कार्यक्रम जो कि बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, और इसको लेकर मैं पिछला डिस्कशन भी किया था जब इकोनॉमी बजट को डिस्कशन कर रहे थे। इसमें 100 दिन तक रोजगार वयस्क लोगों को बिना भेदभाव के दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रदान किया जाता है प्रति ईयर किसानों को, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त कर। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य रखा गया। देख रहे हैं पॉइंट वाइज, जहां मुझे पैराग्राफ की आवश्यकता थी पैराग्राफ, जहां पॉइंट की आवश्यकता है वहां पॉइंट। आयुष्मान भारत अभियान जिसके तहत 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग का मतलब होता है, सॉरी 10 करोड़ परिवार, इसका मतलब होता है 10 × 5 यानी 50 करोड़ लोग, लगभग 50 करोड़ लोगों को क्या किया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है 5 लाख रुपया तक प्रति ईयर। उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम, हम जानते ही हैं, हम देखे थे पिछला आर्टिकल में कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर कितना सरकार ने पिछला वर्ष में खर्च किया था। यह फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। इसमें 75% भारतीय लोगों को कवर करना है, न्यूनतम मूल्य पर इन्हें खाद्यान्न की उपलब्धता करवाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीबीटी डायरेक्ट, अब डीबीटी क्या है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हाल के गवर्नमेंट ने इस पर जोर दिया है। जनधन आधार, इसमें एक जैम आता है, जैम जनधन आधार, जनधन आधार मोबाइल, इसको आपस में इंटरलिंक करके क्या किया जा रहा है, टारगेटेड ग्रुप तक पहुंच रहा है। और जो लैकुनाज था यानी कि जो सब्सिडी में जो रिसिंग था उसको समाप्त करने का सरकार प्रयास कर रही है। तो ये सब प्रोग्राम है। अब देखिए समस्या में कुछ चुनौतियां भी सामने उभर कर आ रही है। हमने बोला था डायग्राम पर बता दीजिए आप, चूंकि ये प्रश्न में पूछा नहीं गया है लेकिन आप बता दें कि क्षेत्रीय भिन्नता के होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गरीबी का भी महिलाकरण हो रहा है, उसके बाद तीव्र शहरीकरण का भी होना एक गरीबी का कारण बन रहा है। मानव संसाधनों का भी अभाव है, जिसके कारण अभाव शब्द छुड़ा हुआ है। अभाव के कारण क्या है कि समस्या का समाधान में चुनौतियां बनी हुई है। अब समाधान के कुछ सजेस्टिव मेजर भी बता दीजिए कि जैसे कि पहला पॉइंट हमने बताया है कि किसी भी गरीबी उन्मूलन रणनीति को एक आवश्यक तत्व घरेलू आय के बड़ी गिरावट के रूप में रोकना चाहिए। उसके बाद राज्य प्रायोजित गरीबी और सामाजिक सुरक्षा जो योजनाओं को सही रूप से सही सोच के साथ लागू किया जाना चाहिए। फिर हम बता सकते हैं कि गरीबी को कम करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में पर्याप्त नहीं है तो गांव में आर्थिक गतिविधियां का अभाव है, इन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पूर्ण लाभ का न हो पाने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने में सक्षम सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से गरीबी को कम किया जा सकता है। ओवरऑल चुनौती भी बता दिए और समस्या के समाधान के हम कुछ उपाय भी बता दिए। सरकार ने तो कर ही रही है लेकिन हमारे तरफ से क्या सजेस्टिव मेजर है। अब देखिए निष्कर्ष जरूर लिखें, तो निष्कर्ष में हम दे रहे हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है जिसको दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसमें अब देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने नहीं बताया था कि स्किल इंडिया में चलाया जा रहा है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह भी तो गरीबी का निवारण करने के लिए उपाय है, लेकिन हमने वहाँ कार्यक्रम में नहीं चलाया था। इसको हमने निष्कर्ष के लिए जानबूझकर बचा कर रखा था। तो इसके जरिए आर्थिक विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा गरीबी को दूर करने के लिए भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही रोजगार के नए अवसर को सृजन करने पर भी बल दिया जा रहा है। तकनीकी, व्यावसायिक और रोजगार परक शिक्षण पर व्यवस्था किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से गरीबी को कम किया जा ही रहा है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।